जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। तो फाइनली वो वेट आपका ख़त्म होता है जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया कि सर डीआई पढ़ा दो, डीआई पढ़ा दो, डीआई पढ़ा दो। और डीआई के लिए जो है आपने हमारी जान ले ली थी। तो आज जो है आप लोगों की डीआई की क्लास स्टार्ट हो रही है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम डीआई पढ़ाएंगे तो डीआई में काफ़ी खतरनाक खतरनाक तरीके से आपको पूरा इन डेप्थ बताएंगे। डीआई जो आपके एसएससी में ही पूछा जाता है, जो आपके बैंकिंग में भी पूछा जाता है, इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। और डीआई के जितने भी प्रकार होते हैं आप उन सभी प्रकार को सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें, बहुतों को लग रहा होगा कि जो हमने ये पीडीएफ दी है सिर्फ डीआई आपको उतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है, आपको डीआई के कुल 5 पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, कितने पीडीएफ मिलेंगे? कुल 5 पीडीएफ मिलेंगे। और डीआई में जो हमें पढ़ना है वो कितने कितने प्रकार के डीआई होते हैं वो सब हम जानेंगे। सबसे पहला जो हो गया आपका वो हो गया टैबुलर डीआई। और अभी जो हमने आपको शीट दिया है वो दिया हमने टैबुलर डीआई का। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपको शीट मिलेगा वो बारग्राफ का शीट मिलेगा। ये डीआई का सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो शीट मिलेगी वो पूरी की पूरी पाई चार्ट के ऊपर की शीट होगी। फिर इसके बाद जो मिलेगा आपको वो होगा लाइन ग्राफ का। और फिर इसके बाद जो होगा वो होगा हिस्टोग्राम का। यानी कुल मिलाकर आपको डीआई की 5 शीटें दी जाएंगी। ठीक है, और ये 5 शीटों में हर शीट में अपने आप में एक कैटेगरी दर्शाया जाएगा, एक कैटेगरी दिखाया जाएगा। जैसे जो पहली शीट हमने आपको दिखाया है, वो पहली शीट जो दी है हमने आपको वो है टैबुलर डीआई की। ठीक, अब एक एक शीट को भी बात करते हैं। पहले तो हमने ये देखा कि डीआई के आपको 5 शीटें मिलेंगी। उसके बाद हर शीट की खासियत जानते हैं। जैसे आप टैबुलर डीआई को देखिए, जब आप टैबुलर डीआई को देखेंगे तो उस टैबुलर डीआई में एकदम सवाल को इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर टफ लेवल तक पूरा का पूरा हर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपके सबसे लेटेस्ट यानी सीजीएल 2020 और 21 के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। और साथ में आपका मेंस का भी क्वेश्चन उसके अंदर इंसर्टेड है। ठीक है, तो सबसे जो है यहाँ पर एक तरीके से क्या कह सकते हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपकी जो शीट है वो सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। और जितना डीआई का हम आपको मटेरियल देंगे, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो इसके बाहर एग्जाम में कुछ और नहीं आएगा। ठीक, जो हर टाइप होगा वो अलग अलग वीडियो का होगा। जैसे ये टैबुलर डीआई की क्लास 1 है, फिर इसके बाद टैबुलर डीआई की क्लास 2 होगी। इसी तरीके से करते करते सभी डीआई के जो है पर्टिकुलर क्लासेस शुरू होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आपको बता दें डाटा इंटरप्रिटेशन का रोल कितना होता है। तो डीआई से लेकर आपके प्री में कितने सवाल पूछे जाते हैं? तो डीआई से लेकर आपके प्री में जो है वो 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। पहले 5 पूछा जाता था, अब 3 से 4 सवाल। और मेंस में कम से कम आपके 2 से 3 डीआई आते हैं, जिसमें हर किसी में मतलब यहाँ हम कह सकते हैं लगभग 12 से 15 सवाल आपके डीआई के होते ही होते हैं। ठीक है, 10 से 12 सवाल या 12 से 15 सवाल होते हैं। तो डीआई एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है आपके लिए। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर सर डीआई को लेकर कि डीआई क्या अलग से पढ़ने की आवश्यकता है या अलग में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, जिनका जो अरिथमेटिक का कंसेप्ट क्लियर है ना, जैसे मानो एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो उसके आधार पर आप डीआई के सवालों को है 90% केसेस में आंसर दे पाते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं बस आपको वहीं सीखना होता है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में जानते हैं कि सर डाटा इंटरप्रिटेशन है क्या। तो सबसे पहले मैंने कहा कि देखो डाटा को यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो डीआई, ठीक है, डीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन। और डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया, यानी हम किसी भी डेटा को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब ऐसे हो गया जैसे मानो कि आपका गुजरात में सपोज कर भी बाढ़ आ गया। ठीक है, तो गुजरात में बाढ़ आ गया तो जितने भी ऑफिशियल्स है वो क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे, यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस किस क्षेत्र में बाढ़ आया है, कहाँ पर कितना जो है नुकसान हुआ है, कितने की हानि हुई है, कहाँ पर कितना राहत कार्य चलाना जाना चाहिए। यानी जब आप किसी भी आंकड़ों को समझते हैं अच्छे तरीके से और उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे तो आपको उस बिहाफ पर आंसर देना होगा। तो आंकड़ों को समझना वो क्या कहलाता है? हमारा डीआई कहलाता है। अब उनको हमको पढ़ने के लिए, डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट हमारे माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सभी आंकड़ों को पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कि असल में जो ये डेटा दिया गया है यह कैसा डेटा है, क्या ये लोगों का औसत का डेटा है, क्या ये लोगों का हाइट का डेटा है या किस चीज़ का डेटा है। दूसरा बात, यहाँ पर आपको उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित कहीं लिख कर नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको अपने माइंड में फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये जो हमारा डेटा दिया गया है, ठीक है, ये डेटा को हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे करें। ठीक है, कहाँ पर हमें एवरेज लिखना है, कहाँ पर हमें सम लिखना है, कहाँ पर हमें नंबर लिखना है। और तीसरा जो होता है वो होता है कंक्लूजन। सवाल को देखकर आपको उसको कंक्लूड करना पड़ेगा कि हमसे पूछा क्या था और उसके लिए हमें स्टेप्स क्या क्या उठाने थे।
ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? तो आपने कहा नहीं सर। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देखिए बोला गया है कंसेप्ट विच आर यूज्ड इन डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। बहुत बच्चे बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि सर डी आई जो है यहाँ पर डी आई के लिए अलग से पढ़ना है, डी आई के लिए ये करना है, डी आई के लिए वो करना है, ऐसा नहीं है। जो पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन है ना वो इन्हीं 4 कंसेप्ट पर आधारित है। यानी जिनको परसेंटेज या परसेंटेज के थोड़े से एप्लीकेशंस आते हैं वो डी आई के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें रेशियो का प्रयोग होता है, अनुपात का होता है, वो भी आप देखेंगे। ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ पर थोड़ा औसत का भी प्रयोग किया जाता है। जो सवाल होते हैं वो हमारे औसत पर आधारित होते हैं, तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि हमारे औसत के कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं कि नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर वेटेड एवरेज, ये मैं आपको स्पेशल यहीं पर सिखा दूंगा। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, यानी सवालों का औसत जो है वो बिना कैलकुलेट किए यहाँ पर डायरेक्ट निकालना। ठीक है, कुछ वैल्यू मानकर और उसके आधार पर हम औसत निकाले तो आएगा। यानी डीआई को पढ़ने के लिए हमें इन सभी एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको खीर बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, दूध का पड़ता है, चीनी का पड़ता है, चावल का पड़ता है, उसी तरीके से डीआई के सवालों को हल करने के लिए हमें इन किन कंसेप्ट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहला कंसेप्ट मैंने आपको क्या दिया, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, कि परसेंटेज हो गया। जैसे परसेंटेज के कैसे कैसे एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ेगी, एकदम मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ और इतना कराऊंगा आपको कि आप एकदम खुश हो जाएंगे कि सर मज़ा आ रहा है। ठीक है, जैसे डीआई में बहुत जगह आपके ऐसे ऐसे छोटे छोटे डेटाज आ जाएंगे कि मानो 450 का कितना परसेंट निकालना है, 12% निकालना है, तो आपसे बोला जाएगा कि बताइए 12% और 450 कितना होगा। ये आपने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, कई बार मैंने बताया है कि देखो किसी भी संख्या का कुछ परसेंट निकालना है। जैसे 450 का 12% निकालना है तो क्या बोलेंगे सर, 12 इंटू, ठीक है, 12% का मतलब क्या हो गया, 12/100 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे, 450 हो जाएगा। आपका 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से आपका 9 बार में, 2 से आपका 6 बार में, यानी आंसर कितना आएगा, 54 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा 450 का 12% कितना हो गया, 54 हो गया। ऐसे ही कई सारे सवालों में हमें डायरेक्ट परसेंटेज के एप्लीकेशंस को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। जैसे मानो ए जो है वो 20% ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है, ए गॉट 20% मार्क्स देन बी, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, देन बी। तो यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए कि रेशियो लिखना हो या इस तरह के भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ए जो है वो बी से इतना परसेंट नंबर लेकर आता है या बी ए से इतना परसेंट नंबर लेकर आता है, तो ये सभी चीज़ें हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाई है कि किसको लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। ए का मान कितना लोगे, बी का मान कितना लोगे, सी का मान कितना लोगे, ये सभी आपने देखा था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टाइप नंबर 3, कुछ ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है, अगर मानिए ए जो है बी से 20% ज़्यादा है तो ए बी का कितना परसेंट हो गया। तो इस ये जो भाषा है ना, ये जो भाषा है, इन्हीं भाषा के ऊपर सवाल आपके पूछे जाते हैं। जैसे मानिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, बोला गया है कि यहाँ पर जो है ठीक है, बोला गया है, जैसे यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने कहा गया है कि मानो ए का नंबर कितना है, तो बोला गया है ए के पास मान लो 780 नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे, और बी के पास कितना है, तो 360 नंबर है। बी का कितना नंबर है, 360। तो बोला गया है ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए जो है वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है ए जो है वो बी से कितना परसेंट या कितना अंक ज़्यादा है। अब आप इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको देखिए यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है कि अगर बी के पास इतने रुपए हैं, ए के पास इतने रुपए हैं, तो ए कितना प्रतिशत ज़्यादा है किससे, बी से। तो इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ए की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो आप ज़रा देखो यहाँ पर, तो बोलोगे सर ए में से बी को घटाइए, ए में से बी को घटाइए, ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 780 में से यहाँ पर है ना
परसेंटेज निकालना है। 780 में से 360 को घटाओ तो 0 आ गया, 8 से 6 आपका 2 आ गया, 7 से 3 4 आ गया। यानी ये जो संख्या है ये इससे 420 ज़्यादा है, लेकिन हमें प्रतिशत बताना है और जिससे तुलना की जाती है डिनोमिनेटर में वही होता है। यानी हमें ये बताना है कि ए बी से कितना परसेंट है, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ए कितना ज़्यादा है, 420 ज़्यादा है, और इसके नीचे क्या 780 आएगा या इसके नीचे 360 आएगा, ये बड़ा मैटर करता है। तो देखिए जिसके यहाँ पर आप तुलना में वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है, जिसके तुलना में आप किसी भी वैल्यू को निकालते हैं, जैसे मानिए ए की तुलना किसके साथ की जा रही है, बी के साथ, तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो आएगा वो बी आएगा और बी का मान कितना है, 360 है, तो यहाँ 360 लिखेंगे और इनटू क्या करेंगे तो 100%। 0 से आपका 0 चला जाएगा, 6 से आप 6 बार में काटेंगे और 6 से आप 7 बार में काटेंगे, 2 से आप इसको 3 बार में काटेंगे और 2 से आप इसको 35 बार में काटेंगे, तो आपका आ जाएगा मेरे भाई 350 बटे कितना परसेंट, 3%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा जल्दी से बता दीजिए, 350 बटे 3% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को आप यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाएगा आपके सामने सेम तरह का क्वेश्चन, ठीक, बोला जाएगा देखो x की वैल्यू कितनी है तो 720 का 28% है और y की वैल्यू कितनी है तो 350 का 16% है। बोला गया बताओ x जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा है किससे, y से। कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे कि कभी भी अगर किसी भी दो लोगों की तुलना करनी होती है ना तो हम उनके रेशियो की तुलना करते हैं, हम उनके वैल्यू की तुलना नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a का मान यहाँ पर 100 दे रखा है और b की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 250 दे रखा है और बोला गया बताओ a b से कितना कम है, ठीक है, कितना परसेंट कम है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि आपने इसको 50 से काटा 2 बार में और 50 से काटा आपने इसको 5 बार में। आपने कहा सर कितने की कमी है, 3 की कमी है, कितने के ऊपर है, 5 के ऊपर है, तो 3/5 इंटू 100%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 60%। यानी अगर हमें ये पता करना है कि ए बी से कितना परसेंट कम है तो उसके लिए यहाँ पर हम इनके रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप समझिएगा a का इतना मान दे रखा है, सॉरी x का इतना मान दे रखा है, y का इतना मान दे रखा है और बोला कि x जो है कितना परसेंट ज़्यादा है किससे, y से। यानी कंपेयर किसके साथ किया गया है, y के साथ किया गया है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इनका रेशियो निकालते हैं। आप इस 0 को किसके साथ काट दीजिए, इस 0 के साथ काट दीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज से आपका ये परसेंटेज चला जाएगा, 7 से आप काटेंगे तो 4 बार में जाएगा और 7 से आप काटेंगे तो आपका 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात है, 4 से अगर आप काटेंगे इसको तो ये आपका 4 बार में चला जाएगा और 4 से आप इसको काटेंगे तो 18 बार में चला जाएगा। यानी आपने यहाँ पर देखा कि x और y का जो रेशियो आया है बच्चे, x और y का जो रेशियो आया है, x का मान कितना आया है 18 और y का मान कितना आया है तो बोलेंगे सर 5 आया है, y का मान कितना आया है तो 5 आया है। अब यहाँ पर हमसे कहा गया कि x कितना परसेंट ज़्यादा है y से। अब आप मुझे खुद यहाँ बताइए आपको x कितना ज़्यादा लग रहा है बताइए, तो बोलेंगे सर x 13 ज़्यादा लग रहा है और किसके तुलना में करना है, y के तुलना में। यानी यहाँ नीचे y का मान लेंगे और इनटू कितना करेंगे 100, तो 5 से आप इसको काटेंगे 20 बार में तो बोलेंगे सर ये इससे 260% ज़्यादा है। x जो है y से कितना परसेंट ज़्यादा है, 260% जो है वो ज़्यादा है। तो कभी भी किन्हीं भी दो लोगों की तुलना करनी हो या किसी का भी पता करना हो कि कौन किस से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए जो यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होता है कि हम दोनों का रेशियो लें और उस रेशियो के आधार पर पता करें कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है। आज ये जैसे एक और सवाल सेम आपके सामने, अभी मैं आपको डीआई पढ़ाने के पहले जो उसके बेसिक फंडामेंटल होंगे, जो बेसिक चीज़ें होंगी जो वहाँ पर यूज़ की जाएंगी, हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ क्वेश्चन है कि ए जो है वो कितना है 864 का 36% है और यहाँ बी जो है वो कितना है 648 का 48% है। समझ में आ रहा है। तो बोला गया यहाँ पर a इज़ वाट परसेंट मोर देन y नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा कि a जो है वो b से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, बोलेंगे सर a जो है यहाँ b से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। जैसा कि मुझे पता है कि कभी भी दो लोगों का जो तुलना करना है अगर मुझे, या ये पता करना है कौन किससे ज़्यादा है या कौन किससे कम है, तो सबसे पहले मुझे उनका क्या करना पड़ेगा,
कंपैरिजन करना पड़ेगा। ए का मान हमारा ये दिया गया है, बी का मान हमारा ये दिया गया है, और मुझे पता करना है ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक, तो वैसे हालात में मुझे ए और बी को कंपेयर करना पड़ेगा, इनकी तुलना करनी पड़ेगी, इनका रेशियो लेना पड़ेगा। ए जो है बच्चे वो क्या है, तो बोलोगे सर ये है 36% ऑफ किसका, तो 36% ऑफ 864 का। ये हमारा ए का मान है। किसका मान है, तो ये हमारा ए का मान है। उसके अलावा बात करें यहाँ बी को लेकर, तो बी की देखेंगे तो बोलेंगे सर 48% है, और 48% किसका है, तो 648 का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, परसेंटेज और ऑफ यहाँ खत्म हो जाएगा यहाँ के परसेंटेज और ऑफ से, क्योंकि दोनों जगह तो बात बराबर ही है, दोनों जगह जो है वो कट ही जाना है। तो यहाँ पर इंटू रख दो, यहाँ इंटू रख दो, उसके बाद यहाँ की संख्या से इसको काटो आप। ठीक है, तो बोलोगे सर ये 800 है। ठीक है, ये बोलोगे सर 8 से काटते हैं तो 108 बार में जाएगा, 8 से काटते हैं तो 6 बार में जाएगा। और यहाँ पर काटने चले तो देखो 9 से यहाँ पर 2 से काटोगे आप, अगर तो 2 से काटोगे तो 54 बार में जाएगा। 2 से मत काटो, 6 से आप काट सकते हो इसको, अगर आप चाहोगे तो आप इसको 6 से काटो। 6 से काटोगे 6 कम 6 और 18 बार में जाएगा। ठीक है, और 6 4 10 10 8 18, बहुत शानदार। 9 से अगर हम इसको काटे 18 तिरके 54, 108, 18 पचे 90, इसको पूरा का पूरा 18 से काटते हैं तो 18 का 3 गुना हो गया 54, 108 आएगा, 18 से 6 बार में जाएगा। ये 36 जो है ये 36 को काट देगा, यानी इनका जो आपस में रेशियो आ जाएगा वो कितने का रेशियो आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो बोला गया है ए इज वाट परसेंट मोर देन बी, ए ना बी से जो है वो ज़्यादा है ना कम है, एकदम बराबर है, यानी 0% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं तो ए ज़्यादा है ही नहीं बी से, मतलब दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके बराबर हूं तो मैं आपसे ज़्यादा रहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, यानी 0% हूं मैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सवाल थे, आपको कुछ नहीं करना था, बस बराबर। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस संख्या का 36% निकालते हैं, इस संख्या का 48% निकालते हैं और फिर देखते हैं। ऐसा नहीं करना होता बच्चे। मैंने क्या बताया, कभी भी किसी भी दो लोगों में ये पता करना हो कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, तो आप उनका अनुपात निकालिए और उस अनुपात के आधार पर जो है आप चेक करिए। तीसरा, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा यहाँ पर कंसेप्ट आता है, सक्सेसिव चेंज का भी कंसेप्ट आपको डीआई में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सक्सेसिव चेंज का जो कंसेप्ट है वो आपने बकायदा कहाँ पढ़ा हुआ है, डाउट ग्रुप कब बनेगा, शिवानी पूछती है। डाउट ग्रुप बन चुका है शिवानी जी, आपने ज्वाइन नहीं किया है। मैथ्स डाउट बाय आदित्य सर है। ठीक है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य सर, ये हमारे ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम पर बन चुका है। आप टेलीग्राम पर जाइएगा और मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य सर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप में आप कोई भी डाउट भेज सकती हैं और दूसरों के भी डाउट को आप सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ जैसे बोला गया कि सक्सेसिव चेंज के बारे में कि सर सक्सेसिव चेंज का जो है, ठीक है, कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा, किस में किया जाएगा, तो डीआई में। अब यहाँ पर सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया है परसेंटेज में। परसेंटेज में हमने आपको पढ़ाया कि कभी भी किसी भी दो संख्या का सक्सेसिव लेना होता है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, और वो फॉर्मूला होता है a + b + AB/100। ये फॉर्मूला आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया जाता है। ये फॉर्मूला जो है मेरे भाई यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाया जाता है, और ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, बस वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है आगे चलकर। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूँ 20% और 10% का सक्सेसिव बताओ, तो कैसे बताओगे, तो बोलोगे सर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए के जगह पे 20 रख दीजिए, बी के जगह पे 10 रख दीजिए, और प्लस हमारा हो जाएगा 20 × 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 32% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32% जो आ जाएगा वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर जैसे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस सवाल में नवनीत आपका कोई भी इंक्वायरी है ना, तो इंक्वायरी नंबर पर बच्चे फ़ोन करके बात करेंगे। ठीक, यहाँ पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, पढ़ाई पे ध्यान देना है। आ जाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको एक पल के लिए इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, इसका और इसका, ये आपको मैंने 5 टोटल दे दिए, और मैंने कहा कि ये 5 आपके सामने जो है वो प्रतिशत है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सवाल लिख दिया, याद करिए परसेंटेज का वो सवाल
जो आपसे पूछा जाता था। परसेंटेज में जैसे मानिए मैंने आपके एक सवाल पूछा, और सवाल मैंने आपसे क्या पूछा, सवाल में मैंने आपसे ये पूछा कि आपके पास एक प्यारा सा मोबाइल है जो भी आपके हाथ में है, जिससे आप अभी मुझे देख पा रहे हैं। सबसे पहले साल मैंने उसके रेट को 16 बढ़ा दिया, फिर अगले साल मैंने उसके रेट को 25% बढ़ा दिया, फिर उसके अगले साल मैंने उसके रेट को 12.5% कम कर दिया, फिर उसके अगले साल मैंने रेट को उसके इतना कम कर दिया, फिर उसके अगले साल मैंने उसके रेट को 20% बढ़ा दिया। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि जो टोटल चेंज आएगा वो कैसे आएगा। तो आप मुझे ये बात बोलेंगे कि सर परसेंटेज जब आप पढ़ा रहे थे तभी आपने हमसे एक बात कहा था, और आपने हमसे ये बात कहा था कि देखो जब ऐसे इंटीजर दिए गए हों तो सक्सेसिव का कंसेप्ट लगाते हैं, जब ऐसा इंटीजर दिया गया हो तो किसका कंसेप्ट लगाते हैं, सक्सेसिव का लगाते हैं, और जब ऐसा रेशियो दिया गया हो तो उसमें किसका कंसेप्ट लगाएंगे, तो उसमें रेशियो मेथड का कंसेप्ट लगाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है, प्रतिशत दो तरह के होते हैं। एक वो संख्याएं होती हैं जिनको गिना जा सकता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और दूसरी ऐसी संख्याएं होती हैं जो बट्टे में होती हैं, जैसे 16 सही 2/3 हो गया, 11 सही 1/9 हो गया, ऐसे करके। तो ये वाले जितने भी प्रतिशत होते हैं इनमें हम किसका मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे जितने भी होते हैं आपके बट्टे वाले, इनमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है, कि जब हमारा पास मानो ऐसा और ऐसा चेंज था तो वैसे केस में हमने किसका इस्तेमाल किया था, सक्सेसिव का। और अब हमारे पास मान लीजिए कि ये चेंज है तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रेशियो मेथड का करेंगे। रेशियो मेथड का करने के लिए क्या होता है, तो कोई भी परसेंटेज आपको दिया होता है तो उसको आपको बट्टे में कन्वर्ट करना होता है। जैसे 16 सही 2/3 है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन यानी 1/6। इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर प्लस लिख देंगे। 25% का बट्टा कितना होता है, 1/4, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस कर देंगे। 12.5 का मतलब होता है 1/8, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस कर देंगे। 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस कर देंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर हम समझते हैं सभी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर हम बोलेंगे ये हमारा ओल्ड हो गया और ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो न्यू हो गया। ठीक, कोई परेशानी की बात। पहले हमारा कितना था वैल्यू, तो बोलेंगे सर पहले हमारी वैल्यू थी कितनी, तो 6 थी। अब उसमें एक का इंक्रीज है, यानी अब वैल्यू कितनी है, 7 है। यहाँ पहले वैल्यू कितनी थी, 4 थी, अब उसमें एक का इंक्रीज है यानी 5 है। पहले वैल्यू कितनी थी, 8 थी, अब उसमें एक का डिक्रीज है यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहले वैल्यू कितनी थी, 7 थी, अब 7 में एक कम हो जाएगा यानी हो जाएगा 6। माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा गुना भाग करना शुरू कर देते हैं। गुना नहीं करना होता। अगर इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काटता है तो आपको उसको काट देना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो आपने कहा कि सर देखिए ये जो 6 है ये 6 को ख़त्म कर दे रहा है, ये जो 7 है ये 7 को ख़त्म कर दे रहा है, ये जो 5 है ये 5 को ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 से काटे तो 2 से ये 2 बार में कटेगा और 2 से ये 3 बार में कटेगा, यानी अल्टीमेट यहाँ जो वैल्यू बच जाएगी वो हो जाएगी 16, और यहाँ जो वैल्यू बच जाएगी वो हो जाएगी हमारी कितनी, तो 7 × 3 21 हो जाएगी। यानी 16 का मान कितना बन गया, 21 बन गया। 16 का मान कितना बन गया, 21 बन गया। तो कितने का इंक्रीज है, 5 का इंक्रीज है, और कितने के ऊपर है, 16 के ऊपर है। यहीं 16 बढ़ेगा यहीं 16 घटेगा, यानी तुलना 16 के साथ होगी। तो 5/16 × 100%। 4 से आप इसको 4 बार में काटो, 4 से आप इसको 25 बार में काटो, 125/4% आप कह सकते हो। और अगर काटना चाहते हो तो आप बोलोगे सर 31 सही 1/4% इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, शशि कुमार पूछ रहे हैं सर संडे को क्लास चलेगा? नहीं मेरे भाई, संडे को क्लास ऑफ रहेगी, संडे को कोई क्लास नहीं है। समझ गए बात को आप लोग यहाँ पर। अब उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया, देखो रेशियो का भी कंसेप्ट आपसे आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए डीआई के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको रेशियो का भी कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं अभी आपको तैयार कर रहा हूँ। एक तरीके से यूँ समझ लीजिए अभी हम आपको डीआई नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन डीआई में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हम उन चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं, उनको हम आपको तैयार कर रहे हैं, तभी आप डीआई के सवालों को हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने रेशियो में भी देखा होगा, ठीक है, कि रेशियो का इस्तेमाल हम आगे चलकर डीआई में कैसे करेंगे।
ठीक। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, ए और बी की तुलना, बी सी की तुलना, ए बी सी की तुलना कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है। जैसे आपने रेशियो में बकायदा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि ए और बी का रेशियो कितना है, 2 और 3 का है, बी और सी का रेशियो कितना है, 4 और 5 का है, तो ए बी और सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अपने अपने तरीके होते हैं रेशियो को सॉल्व करने के। मैंने आपको बता रखा है कितने लोगों की आवश्यकता है, 3 लोगों की, तो आप लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी। ए और बी के बीच में रेशियो क्या है, तो बोलोगे सर 2 और 3 का रेशियो है। कितने का है, तो ए के नीचे 2 लिखो, बी के नीचे क्या लिखो, 3 लिखो। बी और सी के नीचे रेशियो क्या है, तो 4 और 5 का है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है। जिसके बीच का रेशियो है उसको लिखा, जिसके बीच का रेशियो है वो लिखा। कभी भी अगर दो संख्याओं के बीच में कोई अनुपात लगा होता है, इसका मतलब वो उनके रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो जैसे ए का रिलेशन बी के साथ ऐसा है कि अगर ए के पास 2 रुपए हैं तो बी के पास 3 रुपया है। बी का संबंध सी के साथ ऐसा है कि अगर बी के पास 4 हैं तो सी के पास 5 है। अब बोला गया है कि यदि हम तीनों को एक ही पैमाने में लेके आए तो बताओ उनके आपस में अनुपात क्या होगा। तो वही अनुपात निकालने के लिए हम रेशियो में ये मेथड पढ़ा करते थे कि ए और बी का रेशियो इतना, बी और सी का रेशियो इतना, तो हम तीनों का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो तीनों का रेशियो निकालने के लिए अगर यहाँ 4 है तो इसके पड़ोस में अगर कोई नहीं है तो 4 लिखेंगे, और अगर यहाँ खाली जगह है, इसका पड़ोसी कौन है, 3 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यानी इस लाइन में जो भी खाली जगह मिलेगी ना, उसके बगल में जो संख्या होगी वो उसको दे दी जाती है। जैसे नीचे वाले लाइन में यहाँ जगह खाली था, इसके राइट में 4 था तो हमने 4 उठा लिया। ऊपर वाले लाइन में यहाँ जगह खाली था, उसके लेफ्ट में 3 था तो हमने 3 उठा लिया, बस काम खत्म। ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 इंटू 2 कितना हो गया, तो 8 हो गया। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15। यानी हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा गया था, तो हमने कहा सर 8, 12 और 15 का क्या बनाएगा, रेशियो बनाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें जो है हमने आपको रेशियो में बता रखी हैं। तो कुछ कंसेप्ट रेशियो के भी आपको डीआई में पूछे जाएंगे। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए एवरेज। ठीक। एवरेज का भी कंसेप्ट बकायदा आपके डीआई में पूछा जाता है और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। ठीक। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे मानिए मैंने कहा कि आपके परिवार में कुछ सदस्य हैं, ठीक है, और उनका जो है ना एक तरीके से वजन मैंने यहाँ लिख रखा है। एक व्यक्ति का वजन 73 है, दूसरे का 84 है, तीसरे का 87, 89, 76, इस तरीके से करके मैंने सबका वजन दे दिया है। और मैंने आपसे ये पूछा है कि बताइए आपके परिवार में जो औसत वजन होगा वो कितना होगा सभी का। तो आप बोलेंगे सर औसत वजन निकालते कैसे हैं, तो एक तरीका तो होता है बेसिक, समझिएगा। बेसिक तरीके से क्या जाते हैं, तो बेसिक तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर एवरेज का मतलब पता है क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है सम को किसके साथ डिवाइड कर देना, सम को नंबर के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है। सम को किसके साथ डिवाइड कर देना, तो नंबर के साथ। इनका जो भी सम आएगा ना, इनका जो भी सम आएगा, जैसे मानो यहाँ पर 73 से शुरुआत होगा और ये जहाँ तक जाएगा 83 तक, इसको डिवाइड कर देना। और ये कितने लोगों का सम है उससे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी उसको जोड़ो और उसके बाद उसको 8 से भाग करो। लेकिन ये हम बचपन में पढ़ा करते थे इन तरीकों को, और ये तरीके हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम नहीं आएंगे। इसलिए काम नहीं आएंगे क्योंकि जितने देर में आप इसको जोड़ोगे ना ऐसे उंगलियों पे काउंट करके, उतने देर में तो अगला व्यक्ति आपसे कोसों दूर चला जाएगा। आपको इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपने आप को शो करना है, आपको अपना रिजल्ट लेकर आना है, आपको दूसरों से आगे बढ़ना है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लाखों के क्राउड को अगर आप पीछे छोड़ें, तो आपका कंसेप्ट भी ऐसा होना चाहिए जो लाखों लोगों को नहीं आता हो, तभी आप उनको पीछे छोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम टुच्चे कंसेप्ट के साथ अगर जाएंगे तो पेपर कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो एवरेज अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए हमें एक स्पेशल कंसेप्ट की आवश्यकता होगी जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज। जिसको हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर वेटेड एवरेज का कंसेप्ट। अब वेटेड एवरेज का कंसेप्ट क्या है और क्या नहीं है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि कभी भी आपको किन्हीं भी लोगों की आवश्यकता हो, ठीक है, या औसत निकालना हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति का औसत वजन 73 है, दूसरे व्यक्ति का औसत वजन जो है वो 67 है, तीसरे व्यक्ति का औसत वजन 72 है, और चौथे व्यक्ति का औसत वजन जो है वो 68 है। मैंने कहा ये 4 लोगों का क्या है, वजन है। आप बता दो यहाँ पर इनका औसत कितना होगा। तो कभी भी अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं ना, तो बड़ा शानदार एक तरीका मेरा अप्लाई करिएगा।
वेटेड एवरेज का। उसमें आपको ये करना होता है कि देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक संख्या को औसत मान लेना होगा, या फिर आप अपने मन में भी कोई संख्या को एक औसत मान सकते हैं जो इसके करीब में हो। करीब में रहने का फ़ायदा ये होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हम खुद से यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 70 को अपने तरफ से औसत मान लेते हैं कि इनका औसत 70 था। जब आप कोई संख्या अपने तरफ से मान लेंगे, आप अपने तरफ से उसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, कि आपने कहा सर इनका औसत कितना है, एवरेज कितना है, 70 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ उसको तुलना करनी पड़ेगी। 70 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो बोलोगे सर बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। ठीक है, 70 से ये कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 70 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो बोलोगे सर 3 छोटा है। 70 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो बोलोगे 2 बड़ा है। और 70 से ये बड़ा है कि छोटा है, 2 छोटा है। यानी हमारा 3 से 3 खत्म और 2 से हमारा 2 खत्म। यानी यहाँ पर हमारे पास शेष में कुछ भी नहीं बचा है। अगर हमारे पास शेष में कुछ भी नहीं बचा है, यानी जो हमारा डेविएशन आया है वो डेविएशन कितना है, तो बोलोगे सर डेविएशन हमारा 0 है। अगर डेविएशन 0 है तो इसका मतलब जो एवरेज होगा वो वही होगा जो हमने माना था, यानी 70 होगा। एवरेज वही होगा जो हमने माना था, यानी 70 होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसी का हमको एवरेज निकालना हो, एवरेज कैसे निकालेंगे? ठीक है, धीरज कुमार कहते हैं शाम का क्लास कब से चालू होगा गुरुजी? आकर यहीं पूछना धीरज, ठीक है। इंक्वायरी नंबर तो ऐसे ही हमने लगा रखा है, इंक्वायरी नंबर पर पता करने की जरूरत क्या है? पढ़ाएंगे तो बीच क्लास में पूछोगे ना। यही तो अच्छे लक्षण होते हैं एक स्टूडेंट के। पढ़ने वाला स्टूडेंट यही तो काम करता है कि जब टीचर कुछ और पढ़ाए तो वो पूछेगा कुछ और। ठीक है, पूजा पे बैठोगे और बात करोगे यहाँ पर आज शाम को पार्टी करने की, यही होगा ध्यान आपका, और इसी ध्यान के साथ आप रैंक लेकर आएंगे। आ जाइए। 1000 बार कहते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं तो इधर उधर की बातें ना किया करो। एक अच्छा एस्पिरेंट कभी भी पूरा का पूरा फुल्ली फोकस्ड होता है उस चीज़ के ऊपर जो उनके एजुकेटर उनको पढ़ा रहे होते हैं। आप लोग इधर उधर की बातें सोचोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? अब मानो कि कोई बच्चा कहा कि सर आपको पता था ना कि इसका औसत 70 है, इसी वजह से आपने 70 लिया था, ठीक है, आप इसके अलावा कुछ और लेकर दिखा दीजिए। तो हमने कहा चलो यार एक काम करते हैं, हम 69 को औसत मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? 69 को औसत मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो औसत है वो क्या है, 69 है। अब ज़रा देखो तो 69 से ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 4 ज़्यादा है। ये 69 से कितना कम है, तो बोलोगे 2 कम है। ये 69 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 3 ज़्यादा है। और ये 69 से कितना कम है या ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 1 कम है। यानी अगर हम डेविएशन की बात करें कि हमारा जो औसत है या हमारी जो सभी संख्याएं हैं वो कितना डेविएट हुई हैं, तो बोलोगे सर 4 और 3 7। 7 में से जो है यहाँ पर देखो +2, ये इसको ख़त्म कर देंगे, यानी हमारा डेविएशन कितने का हुआ है, 4 का हुआ है। प्लस में है कि माइनस में है? अब जो भी डेविएशन आएगा ना उसको बांट देंगे जितने भी लोग हैं उनमें। ठीक है, जितने भी यहाँ पर डेविएशन आएगा, यहाँ जो भी डेविएशन आएगा उसको हमें बांट देना है जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें। 4 लोग मौजूद है तो इसको 4 में बांट दो, तो हर किसी को कितना मिलने वाला है, +1। हर किसी को अब 1-1 रुपये ज़्यादा मिलेगा। यानी जो हमारा करेक्ट एवरेज आएगा वो क्या आएगा, जितना हमने माना था उसमें हमें क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। यानी हमारा औसत कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 70 इज़ द करेक्ट आंसर। बड़ी से बड़ी डेटा भी दिया गया हो ना, छोटा से छोटा डेटा भी दिया गया हो या कुछ भी दिया गया हो, आपको क्या करना होता है, अपने तरफ से एक औसत मानना होता है, उसके साथ सबका कंपैरिजन करना होता है, जो ऊपर का टोटल आता है उसको डिवाइड कर देना होता है टोटल लोगों में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इस संख्या में इतना जोड़ देना होता है तो आपका औसत निकल के चला आएगा। जैसे यहाँ पर मुझे इन सभी डेटाओं का औसत निकालना है, मुझे नहीं पता इनका औसत क्या आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि जो सबसे छोटी डेटा है वो हमारी 73 है और जो सबसे बड़ी डेटा है वो हमारा 87 है। यानी जो हमारा औसत है ना वो 70 और 85 के बीच में है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम अपने औसत को 80 मान लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि यार तुम सब का जो औसत था ना, तुम सब का जो औसत था वो कितना था, 80 था। मान लो कि 80 हमने मान लिया, ये हमने अपने तरफ से एज्यूम किया है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एक औसत को मान लेना। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, इसके साथ तुलना करना। 80 में से 73 घटा देंगे, यानी 7 की कमी है। ये कितना ज़्यादा है, 80 से 4 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 7 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। ये 80 से कितना कम है, 4 कम है। ये 80 से 2 कम है। ये 80 से 5 ज़्यादा है, और ये 80 से 3 ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखते हैं नेट डेविएशन। तो माइनस का 7 आपके प्लस के 7 को ख़त्म कर देगा, प्लस का 4 आपके माइनस के 4 को ख़त्म कर देगा। ठीक है, कोई समस्या की बात? 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 में से आपका 2 चला गया, तो 17 में से 2 चला गया तो कितना आ गया, 15 आ गया।
दोबारा से देख लीजिए, 9 और 5 14, 3 17 में से 2 चला गया तो 15 आ गया। हमने आपको ये कहा था कि जो भी डेविएशन आएगा उसको बांट देंगे। कितने लोगों में बांट देंगे? जितने भी लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको कुल मिलाकर 8 लोगों में आपको क्या कर देना है? बांट देना है। अगर आप 15 को 8 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे सर 8 एकम 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो 15 को अगर आप 8 से भाग करके, एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, 8 एकम 8 हो गया, 7 आ गया, दशमलव हो गया तो 70 हो गया, ठीक है। 8 का 8 गुना कितना हो गया? तो 64 हो गया। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। 8 सते यहाँ पर 56 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 40 और 8 पचे 40, यानी 1.875, 1.875 ये हमारा आ जाएगा। 15 को 8 से भाग करने पे 1.875 आ जाएगा। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो हम बोलेंगे सर जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा, जितना हमने औसत माना था, कितना माना था? 80 माना था, उसमें यहाँ पर देखो जोड़ना है कि घटाना है? तो जोड़ना है, यानी 1.875 जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 81.875 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? तो सही आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो समझ पाए आप यहाँ पर कि औसत कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? आ जाइए, ठीक है। अब इसी वेटेड एवरेज का कंसेप्ट जो है हम थोड़ा सा अपर लेवल में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा आगे के लेवल के क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने, देखो एवरेज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एवरेज मैंने पढ़ा रखा है पूरा का पूरा, यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, आप लोगों में ही पढ़ा रखा है, उसको ज़रूर पढ़िए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। मैंने कहा कि आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यही क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिक्स में औसत मार्क्स 83 है, 6 बच्चों का केमिस्ट्री में औसत मार्क्स 89 है, और एक बच्चे का मैथ में औसत मार्क्स 78 है। हमसे कहा गया यहाँ पर एवरेज बताने को कि एवरेज कितना होगा, ठीक है। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा, 3 बच्चे हैं जिनका औसत कितना है? 83, 6 बच्चे हैं जिनका औसत 89 है, और एक बच्चा ऐसा है जिनका औसत 78 है। तो अब हम यहाँ पर इनका औसत कैसे निकालेंगे? अगर आप बचपन वाला मेथड अप्लाई करते हैं, एकदम बेसिक वाला मेथड जो आज तक आप करते आए हैं, तो आप बोलेंगे सर देखो बेसिक मेथड के अनुसार जो एवरेज होता है वो क्या होता है? तो एवरेज होता है सम बराबर क्या हो जाएगा? नंबर। सम को भाग करना होता है नंबर के साथ, सम को भाग करना होता है किसके साथ? नंबर के साथ। अब सम कैसे निकालेंगे? तो सम निकालने के लिए देखो, एक बच्चे का 83 नंबर आया है तो 3 बच्चे का कितना आएगा? तो 3 इंटू 83 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 इंटू 83 आ जाएगा। एक बच्चे का 89 आया है तो 6 बच्चे का कितना आ जाएगा? तो 6 इंटू 89 आ जाएगा। एक बच्चे का 78 आया है तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 1 इंटू 78। और इसको हम भाग कर देते हैं किसके साथ? इसको हम भाग कर देते हैं टोटल जितने स्टूडेंट हैं, 3 और 6 9, 9 और 1 10, यानी इसको 10 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ पता है दिक्कत क्या होती है? इसके साथ बच्चे यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जैसे मानो डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर हम 33 लिख दें और यहाँ 83.7 लिख दें, फिर उस केस में परीक्षा के हॉल में गुना भाग करने में आपकी नानी याद आ जाएगी, ठीक। तो ऐसे सवालों में जहाँ पर हमें गुना भाग ना करना पड़े, तो इसीलिए औसत को निकालने का एक शानदार तरीका बनाया गया है, उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के माध्यम से क्या होता है कि आप औसत को चुटकी बजाते ही हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? तो वो देखिए। तो आप बोलेंगे सर आपने औसत में हमें पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो दोबारा से पढ़ा दे रहे हैं। आपने अभी एक बात तो ज़रूर सिखाई थी, यहाँ पर इसका एवरेज देखो तो 83 है, इसका एवरेज देखो तो 89 है, इसका एवरेज देखो तो 78 है। तो आपने कहा कि यार इनके एवरेज के करीब में कोई संख्या को मान लो। तो मैंने कहा कि मानो सबका औसत कितना है, मान लेते हैं एक पल के लिए एवरेज जो आएगा यहाँ पर, ठीक है, इनका एवरेज हम मान लेते हैं कि 80 के करीब में आएगा। इनका एवरेज कितना आएगा बच्चे? 80 के करीब में। तो मैंने कहा यहाँ पर देखो ये 80 से ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे सर 3 ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा 80 से ज़्यादा है कि कम है? देखो हमने एज्यूम किया है कि एवरेज हमारा 80 है। ये 80 से ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे सर 9 ज़्यादा है। और ये हमारा 80 से ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे सर 2 कम है।
ठीक है। अब सोचो पीछे वाले संख्याओं में क्या होता था, पीछे वाले कंसेप्ट में हम कुछ मानते थे, तो यहाँ पर ये इतना कम है इतना ज़्यादा है तो इन सबको जोड़ के और सभी संख्याओं से डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर भी सेम काम करना है। असल में यहाँ पर ये संख्या जो है ना, गौर से देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 ज़्यादा है, तो यहाँ एक व्यक्ति पर अगर 3 ज़्यादा है तो यहाँ टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अगर एक व्यक्ति पर 3 ज़्यादा होगा तो दूसरे पर भी 3 ज़्यादा होगा, तीसरे पर भी 3 ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि टोटल कितना ज़्यादा होगा, तो 3 इंटू 3 यानी 9 ज़्यादा होगा। अगर यहाँ एक व्यक्ति पर 9 रुपये ज़्यादा हैं तो टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, यानी 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 54 हो जाएगा। अगर यहाँ एक व्यक्ति के पास 2 रुपये कम है तो यहाँ कितने लोग हैं, एक ही व्यक्ति है, यानी कमी कितने की आएगी, तो 2 की कमी आएगी। इसको बच्चे आप डिवाइड कर दो, किसके साथ डिवाइड कर दो, तो टोटल डेटा के साथ। 3 + 6 9, 9 + 1 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 54 में से आपका 2 जाएगा तो 52, और 52 में 9 जोड़ोगे 61, 61 को 10 से भाग करोगे तो बोलोगे सर 6.1। ये 6.1 प्लस में है कि माइनस में है, तो बोलोगे सर प्लस में है। बस बात खत्म यहाँ पे। तो हमारा आंसर, हमारा एवरेज का कितना आ जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा 80 + 6.1 यानी 86.1 इज द करेक्ट आंसर। अब सोचो वहीं पर एक बच्चा जो है वो इस तरीके से आंसर लेकर आ रहा है, और वहीं पर एक बच्चा जो है वो एवरेज का कंसेप्ट इस्तेमाल करके आ रहा है। उस बच्चे को इतना समझ में आता है कि सर ने तो हमें एक ही बात सिखाई है, और वो ये सिखाया कि कोई भी संख्या को औसत मान लीजिए, उसके साथ सबकी तुलना करिए। आपने उसके साथ इसकी तुलना की, आपने उसके साथ इसकी तुलना की, आपने उसके साथ इसकी तुलना की, हर किसी की आपने तुलना कर दी। कोई ज़्यादा निकल कर आ गया तो कोई कम निकल कर आ गया। फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। मतलब चलो मानो ये 3 ज़्यादा है, ये 9 कम है, ये इतना ज़्यादा है, तो हमें यहाँ देखना है कि जो भी हैं ये टोटल कितने ज़्यादा हैं। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति 3 ज़्यादा है, कितने लोग हैं, 3 लोग यानी 9 ज़्यादा होगा। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति 9 ज़्यादा है, कितने लोग हैं, 6 हैं यानी 54 ज़्यादा होगा। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति 2 कम है तो एक व्यक्ति पे इतने की कमी आएगी। ये टोटल कमियाँ बढ़त होगी, और यही कमियाँ बढ़त कुल लोगों में बांट दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैंने कहा यार देखो पार्टी के लिए है ना कम से कम तो 80 रुपये चाहिए। कोई व्यक्ति 83 रुपये लेकर आता है, कोई 89 लेकर आता है, और कोई 78 लेकर आता है। तो हमने कहा ठीक है, हम पहले देख लेते हैं हमारे पास किसके वजह से कितना ज़्यादा है या कम है। तो इन लोगों के वजह से 9 रुपया हमको ज़्यादा मिल गया, इनके वजह से हमको 54 रुपया ज़्यादा मिल गया, और इनके वजह से 2 रुपया कम मिला। यानी इसको जब हमने देखा तो हमारे पास टोटल आज 61 रुपये ज़्यादा हैं। तो हम उसको अपने पास रखेंगे, नहीं रखेंगे। उस 61 रुपये को हम सब में बांट देंगे, यानी उस 61 रुपये को हम 10 में बांट देंगे। तो इसके चलते प्रत्येक व्यक्ति पर कितने का इंक्रीज आएगा, तो 6.1 का इंक्रीज आएगा। और प्रत्येक व्यक्ति पर जितने का इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है वही औसत होता है। तो पहले हर किसी के पास कितने रुपए थे, 80। अब हर किसी के पास 6.1 रुपये और आ जाएंगे। तो अब जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 86.1 हो जाएगा। ठीक है। अमोज कुमार कहते हैं सर आपसे पढ़ने के बाद लग रहा है कि अब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। सविता कहती हैं पहले भी यूट्यूब पर ये कंसेप्ट देखी थी बट अच्छे से समझ नहीं आया था, आज अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है सविता जी। ठीक, समझ में आ गया आपको यहाँ पर। तो ये जो एवरेज का कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग है एवरेज को निकालते हैं, कैसे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके कंसेप्ट के लिए एक और काम हम करते हैं, एक और प्रैक्टिस हम आपको करवा देते हैं। मान लीजिए कि आप जो है जिस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ का हम आपको डेटा दे रहे हैं, और उस क्लास में जो लोग हैं उनका औसत वजन दे रहे हैं। डेटा में हम आपको ये कह रहे हैं कि उस क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका औसत वजन जो है वो 70 किलो है, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका औसत वजन 72 किलो है। ठीक है, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका औसत वजन जो है यहाँ पर एक तरीके से 68 किलो है, 5 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिनका औसत वजन 71 किलो है। आप मुझे यहाँ बता दीजिए औसत कितने का होगा। ठीक है, और यहाँ 6 लोग ऐसे हैं जिनका औसत एक तरीके से हम ऐसे कह लेते हैं कि 69 किलो है, या 69 ना कह के आप ऐसे कह लो कि सर 67 kg है। अब मैंने आपसे कहा कि इनका औसत बताइए, औसत कितना होगा। देखिए एकदम बड़ा सा डेटा हम आपके सामने दे दिए हैं। 2 लोगों का औसत इतना बड़ा ना करके छोटा ही रखते हैं, काम करो इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये लो इतने का औसत, आप मुझे बताओ कितने का औसत कितना होगा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, 71 कर देते हैं।
कि आपके क्लास में 2 लोग ऐसे हैं जिनका औसत 71 है, 3 लोग ऐसे हैं जिनका औसत 72 है, 5 लोग ऐसे हैं जिनका औसत 68 का है। अब आप मुझे बताइए कि आपके उस क्लास का जो औसत होगा वो कितना होगा। अब आप बोलोगे सर इतना हलवा सवाल बताओ, आपने अभी एक बात सिखाया और स्टेप नंबर 1 आपने क्या सिखाया? स्टेप नंबर 1 आपने हमसे ये बात कहा, ठीक है, कि आप एक कोई भी संख्या को औसत मान लो या किसी के करीब में। तो मैंने कहा यार हम औसत को 70 मान लेते हैं, हम औसत को क्या मान लेते हैं? 70। तो स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा हो गया। अब स्टेप नंबर 2 बच्चे हमारा क्या होता था? स्टेप नंबर 2 हमारा आता था कंपेयर करने का स्टेप, कि हम उस संख्या के साथ सबको कंपेयर किए जा रहे हैं। तो 70 से हम 71 को कंपेयर करेंगे तो बताओ यहाँ पर कितना ज़्यादा आएगा? तो यहाँ जो औसत है वो 1 ज़्यादा है, ठीक है। 70 को 72 के साथ कंपेयर करेंगे 2 ज़्यादा है, 70 को इसके साथ कंपेयर करेंगे 2 कम है, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे नेट डेविएशन कितने का है। तो नेट डेविएशन का मतलब अगर यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति होता तो एक की बढ़त होती, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो यानी टोटल बढ़त कितना होगा? तो 1 × 2 यानी 2 का होगा। यहाँ पर एक ही व्यक्ति होता तो 2 का बढ़त होता, लेकिन कुल 3 लोग हैं तो 2 × 3 कितने का इंक्रीज होगा? 6 का होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति के चलते 2 का डिक्रीज है, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, यानी 10 का डिक्रीज होगा। और इसको हम डिवाइड कर देंगे बच्चे कितने में? जितने लोग हैं उन सभी में। कितने लोग हैं यहाँ पर? तो 3 और 5 मतलब 10 लोग हैं, तो 10 में हम इनको क्या कर देंगे? डिवाइड। आप बोलेंगे सर 8 में से 10 चला गया, यानी -2/10। -2/10 का मतलब -0.2, यानी हमारा औसत में कमी आएगा। हमारा औसत में बच्चे क्या आएगा? कमी आएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो जो भी यहाँ पर हमारा औसत दिया है 70, उसमें से हमें इतना कम करना पड़ेगा, यानी 0.2। तो 69.8 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। 69.8 जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए बात को आप लोग? अगर कमी आता है तो कम करेंगे, ज़्यादा आता है तो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। 70 से ये ज़्यादा था, 70 से ये ज़्यादा था, 70 से ये कम था। यहाँ पर 1 × 2 2 होगा, 2 × 3 6 होगा, और -2 × 5 10 होगा। -2/10 यानी 0.2 की कमी, और 0.2 की जब कमी आएगी तो वो 0.2 को हम कम करेंगे जितना हमने माना है उसके साथ। यही हमारे 3 स्टेप्स होते हैं और इसी आधार पर हमें आंसर देना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको प्रॉफिट लॉस का भी जो है एक तरीके से पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट लॉस का नॉलेज नहीं है तो भी आप दिक्कत खा जाएंगे, तब भी आप डीआई के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने क्वेश्चन दिया और हमने कहा कि देखो यदि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 20,000 रुपये है, तुम्हें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 25% का मिल रहा है, तो मुझे बताओ तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये पूरी दुनिया को ये बात पता है, ठीक है, कि कभी भी किसी भी सामान का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। यदि हम 10% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं किसी सामान को, हमने जैसे मानो कोई भी सामान हो गया जिसको हमने खरीदा है, तो वो कितना हो गया? 100% हो गया। यदि हम उसको 10% के लाभ पर बेच रहे हैं तो हम उसको 110% पे बेच रहे हैं। यदि 20% के लाभ पर बेच रहे हैं तो 120% पे बेच रहे हैं। यदि हम उसको 30% के लाभ पर बेच रहे हैं तो 130% पे बेच रहे हैं। यदि हम उसको हानि पे बेच रहे हैं, 20% के हानि पे, तो हम उसको 80% पे बेच रहे हैं। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस को किसके साथ बताया है? परसेंटेज माध्यम से बताया कि आप उसको परसेंटेज में तोड़ो। तो हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। यानी ये जो 20,000 दिया गया है, ये 20,000 कितने का मान है? तो ये 20,000 आपके 100% का मान है। कितने का मान है मेरे भाई? तो 100% का मान है, ठीक है। हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का? 25% का। हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का? 25% का। तो हमसे कहा गया सेलिंग प्राइस बताओ। किसी भी सामान में अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, अगर हमें 10% का प्रॉफिट हुआ तो हमें उसका 110% निकालना है। 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120% निकालना है। यहाँ पर हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी हम कितने का मान निकालेंगे? तो 125% का। दोनों जीरो से हमारा दोनों जीरो चला गया। 125 का दोगुना कितना होता है? 250 होता है। वो हमने यहाँ लिख दिया और 2 जीरो थे, यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 25,000। ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो आपने बकायदा अब तक देखे होंगे। आपने ये सब पढ़ा होगा, टॉपिक तो आपको आता होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने अपने तरफ से लिखे हैं, वो ज़रा पढ़िए। आपसे मैंने कहा है कि व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू सॉल्व डीआई। डीआई को हल करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन नियमों का पालन करना है। सबसे पहला पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है। देखो अब जितने भी पॉइंट मैं आपको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना, उनके एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से देखिएगा। हर शब्द का अपने मायने हैं यहाँ पर, हर एक पॉइंट अपने आप में यहाँ मीन करता है। हर पॉइंट के लिए जो है आपको स्पेशल फोकस करना है। तो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर कहा है व्हाट स्टेप्स यू हैव टू
फॉलो टू सॉल्व डीआई, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये सभी इंफॉर्मेशंस पढ़ने होंगे। यानी जो भी डाटा आपके सामने दिया जाएगा उन डेटा का आपको एक एक पॉइंट एनालाइज करना है। सबसे पहले तो आपको उनका टाइटल पढ़ना है, उसमें जो फुटनोट्स दिए गए हैं, फुटनोट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो डेटा है ये किसका डेटा है, एवरेज का डेटा है, कॉस्ट प्राइस का डेटा है, या फिर परसेंटेज का है, या क्या है, या रुपए है, क्या है, ये सभी चीज़ें आपको देखनी होंगी। क्योंकि देखो परीक्षा में क्या होता है, बहुत कम समय होता है, आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रेशर में होते हैं, और उसी प्रेशर के अंदर आपको पलक झपकते सारे डेटा पढ़ने भी होते हैं, उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है। आपके पास बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे अगर आप प्री का पेपर दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश भी देना है, रीजनिंग भी देना है, जीके भी देना है, और मैथ्स में भी बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन है, आपको उनके भी आंसर्स लगाने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एक एक डेटा को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करना होता है, पढ़ना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, और उसके बाद उनको जल्दी से सॉल्व करके बाकी पेपर्स को करना होता है। तो डीआई में बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है। अगर कोई एक पॉइंट भी छोड़ दिया पढ़ने में ना, तो पूरा का पूरा 4-5 सवाल उसी डीआई पे गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखो। तो बोलोगे आप यहाँ पर कि सबसे पहले सर हमें क्या पढ़ना होगा, टाइटल, कि ये जो डेटा है ये किस चीज़ का डेटा है, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स है, क्या है क्या नहीं है। फिर इसमें जो फुटनोट्स दिए गए होंगे, छोटे छोटे जो पॉइंट दिए होंगे, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखना है, और यूनिट भी ध्यान में रखेंगे। बहुत जगह ऐसा होगा कि कुछ का डेटा सेंटीमीटर में होगा, कुछ का डेटा मीटर में होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे आप, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या कहा कि इन्फॉर्मेशन आपको जो भी दिया गया है वो बड़े ध्यान से पढ़िए। जैसे अभी हम आपको एक छोटा सा जो है यहाँ समझा रहे हैं कि ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि टोटल जो होता है वो डीआई के टाइप कितने होते हैं, और इस टाइप के अंदर आपको ये तीनों चीज़ों पढ़नी है एक बार और ध्यान में रखनी है, टाइटल, फुटनोट और यूनिट। टाइटल, फुटनोट और यूनिट। तो डीआई का सबसे पहला टाइप होता है टैबुलर डीआई। देखो डीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। असल में डीआई होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोगों का पेपर होता है, हुआ ना, एसएससी का भी प्री हुआ है, तो प्री होने के तुरंत बाद क्या होता है, आप लोगों के अंदर एक कैओस मच जाता है, यार कट ऑफ कितना गया होगा, ठीक है, कितने पे मेरा जो है वो सिलेक्शन होगा। इसके अलावा सेम कहानी प्री में रहती है, सेम कहानी मेंस में होती है। इसके अलावा भी अगर हम जैसे बात करें तो महंगाई बढ़ रही होती है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मापने के लिए, जैसे आप बाकी चीज़ों को हो सकता है नहीं समझ पाओ, लेकिन कट ऑफ को ज़रूर समझ पाओगे। तो जैसे मानो कि मैं ये डेटा देखूं कि कितने बच्चों ने परीक्षा दिया है, उसमें किस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये बात करूँ यहाँ पर कि वैकेंसी हमारे पास कितनी है, तो उन सभी डेटाओं का इस्तेमाल करके मैं क्या बनाता हूँ, एक डाटा बनाता हूँ, और उसको मेरे पास रिप्रेजेंट करने के एक नहीं कई सारे तरीके होते हैं। जब आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करेंगे ना, जब आप एक प्राइवेट नौकरी करेंगे, तो वहाँ आपको इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर आप सीजीएल के माध्यम से AAO की पोस्ट ले रहे हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी अगर आप बन रहे हैं, तो उसमें भी आपका काम यही होता है कि सभी कंपनियों का आपको वहाँ पर ऑडिट करना पड़ता है। जैसे आपके खुद भारत सरकार के कई सारी ऐसी कंपनी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती हैं, तो किस कंपनी का सेल कितना गया, किस कंपनी ने कितने का प्रोडक्शन किया, कौन सा कंपनी कितना मुनाफा दे रही है, इन सभी चीज़ों को लिखना होता है। अब अगर आप मोदी जी को ये वाला डेटा दिखाएंगे ना, तो वो पगला जाएंगे एक पल के लिए, बोलेंगे इस ससुरा हमको क्या दिखा दिया। तो इसी केस में उनको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जाता है कि देखिए बात ऐसी है, ये हमारा 2007 का सेल है, समझ गए बात को, ये हमारा 2009 का सेल है, ये हमारा 2012 का सेल है, लेकिन जैसे आप आ गए उसके बाद मान लीजिए हमारा एयर इंडिया ठप हो गया। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा था मैं। तो अब जैसे आप उनको जब ये ग्राफ के माध्यम से दिखाओगे, तो मोदी जी क्या, कोई भी बच्चा होगा उसको समझ में आएगा यार यहाँ से कंपनी की सेल बढ़ी है, लेकिन यहाँ धड़ाम से नीचे हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोविड आ गया था, लॉकडाउन हो गया था, सभी चीज़ें बंद हो गई थी। तो ये जो होता है तरीका बड़ा आसान होता है, लेकिन ऐसे तो है नहीं कि मुंह उठा के हम ऐसा डेटा बना देंगे। ऐसा डेटा बनाने के लिए हमें तरीके पता होने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा, वो डेटा हमें पता होगा तो हम ऐसा ग्राफ बना पाएंगे। तो कुछ लोग इसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मानो तो ये जो डेटा आपका जो मैंने ऐसे बनाया ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं टैबुलर डीआई। टैबुलर डीआई में जैसे मानो ये टैबुलर डीआई ना होकर आप ऐसे कह सकते हो, जहां पर सभी डेटा को टेबल के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, कोई ग्राफ राफ नहीं बना होता, कुछ नहीं बना होता, टेबल दिया गया होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या बोला गया, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो एयरटेल भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जियो भी करवाता है, वोडाफोन भी करवाता है, एमटीएनएल भी करवाता है। ठीक है, 2015 में इसके कितने लोग थे, 75 लोग थे। जियो के कितने थे, 5, इसके कितने थे, 60, और एमटीएनएल के कितने थे, 500 लोग थे सब्सक्राइबर्स। और ये लाखों में है। मैंने 3 पॉइंट आपको बोले थे एनालाइज करने को,
3 पॉइंट में मैंने कहा था टाइटल भी पढ़ना, फुटनोट्स भी पढ़ना और यूनिट भी पढ़ना। तो यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है वो किस चीज़ का टाइटल है, सब्सक्राइबर्स का है। जहाँ पर यहाँ सब्सक्राइबर्स आपके देखो यहाँ पर कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं वो दिए गए हैं, और यहाँ पर किस वर्ष की बात हो गई है वो दिया गया है। और उसके बाद बताया गया है यहाँ पर कि एयरटेल में 2015 में कितने लाख लोग यूज़ कर रहे थे, तो 75 लाख लोग यूज़ कर रहे थे। 2016 में 84 लाख लोग यूज़ कर रहे थे। 2017 में यहाँ 70 लाख लोग यूज़ किए। 2018 में 20 लाख लोग यूज़ किए हैं। वहीं जियो की बात करें यहाँ, तो जियो को 2015 में सिर्फ 5 लाख लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन 2016 में 20 लाख हो गया, 2017 में 150 लाख लोग हो गया। यहीं पर जियो ने इसकी बैंड बजाती थी 2017 में, और 18 में तो आते आते एकदम एयरटेल को समाप्ति कर दिया इसने। समझ में आ रहा है बात? ये होता है तरीका, पॉलिसीज होते हैं जहाँ पर अपने राइवल को ख़त्म करना होता है। अपने आप को इतना सस्ता कर दो कि राइवल ऑटोमेटिक फिनिश हो जाए। ठीक है, लोग क्वालिटी बाद में देखते हैं, सस्तापन पहले देखते हैं कि सस्ता क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई टेबुलर डीआई, जहां पर आप टेबल के माध्यम से ये समझ पा रहे हैं कि अच्छा जियो का जो है वो एक तरीके से राइज हो रहा है, जियो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और एयरटेल का यहाँ पर पतन हो रहा है। एमटीएनएल तो बेचारा का बेचारा पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो ये टेबल के माध्यम से आप आंकड़ों को समझ पाएँ कि हाँ भैया इधर सर्विस प्रोवाइडर दिया गया था, इधर उनके यूजर्स दिए गए थे। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरा टाइप का डीआई हो जाता है बार ग्राफ, जो मैंने आपसे कहा था अभी मोदी जी वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। बार ग्राफ में क्या होता है कि एक झलक बस आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 3 पॉइंट टाइटल, फुटनोट और यूनिट। तो टाइटल क्या दिया गया, बर्थडे ऑफ स्टूडेंट बाय मंथ, यानी यहाँ पर बच्चों का बर्थडे बताया गया है। ठीक है, किस किस महीने में, यहाँ पर देखो नीचे जो है ये वाली लाइन जो है वो मंथ के बारे में बता रही है, और ऊपर वाली लाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बता रही है। यानी अगर हम बात करेंगे जनवरी में, तो ये ग्राफ जहां तक गया है ना वहां तक बताएगा, यानी 2 और 4 यानी 3 है। तो यानी जनवरी में कितने लोगों का बर्थडे है, 3 लोगों का। फरवरी में कितने लोगों का बर्थडे है, 4 लोगों का। मार्च में कितने लोगों का बर्थडे है, 2 लोगों का। अप्रैल में कितने लोगों का बर्थडे है, 3 लोगों का। तो इस डेटा से हम जो है एनालाइज कर पाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, मंथ, और यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, तो नीचे वाला कभी भी मंथ बताएगा कौन सा महीना है, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर कितने ज़्यादा हैं। अब इसी के आधार पर जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँगा, मानो मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरे में आपको खुद बता दीजिए कौन सा महीना ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्थडे हुआ है, बच्चों का जन्म सबसे ज़्यादा हुआ है। तो आप बिना देखे, मतलब एक तरीके से ना आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो ना पढ़ रहे हो, आप ये बोलोगे सर सबसे ज़्यादा पूछा है यानी सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग, और सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग ये है यानी जून है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा जन्म किस महीने में हुआ, तो जून में। और अगर मैं ये पूछूं कितना हुआ, तो बोलोगे सर देखो जून का बिल्डिंग यहाँ तक गया, और ये लाइन को अगर हम यहाँ पर आके देखें तो 10, यानी जून में टोटल कितने बर्थडे हुए हैं, तो 10 जन्म हुए हैं। कितने हुए हैं, तो 10 जन्म हुए हैं। फिर अगर मानो इसी डेटा को दिखा के मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे कम जो है एक तरीके से जन्म जो बच्चों का हुआ है वो किस महीने में हुआ है, तो आप बोलोगे सर जिसका बिल्डिंग सबसे नीचे होगा, जिसकी बिल्डिंग सबसे छोटी होगी, यानी अगस्त में। अगस्त में सबसे कम बच्चों ने जन्म लिया है। तो अगस्त में सबसे कम बच्चों ने जन्म लिया है, तो यहाँ देखो अब मैं पूछूंगा कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो बस यही लाइन को एकदम स्ट्रेट ऐसे लेके आना, तो देखना, तो बोलोगे सर 0 और 2 के बीच में है, यानी सिर्फ एक बच्चे जन्म लिया है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि कितना होगा, सिर्फ एक होगा। तो यहाँ पर जून के ऊपर कितना लिखना था, 10 लिखना था, और अगस्त के ऊपर कितना लिखना था, 1 लिखना था। यही तरीका होता है। अब इसी के ऊपर एग्जामिनर कितने तरह के सवाल पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि सभी का औसत बता दो कितना होगा। तो आपको पढ़ना होगा जनवरी का मान कितना आ गया, 3, फरवरी का मान आ गया 4, मार्च का मान कितना आ गया, 2। इस तरीके से सबका पहले डेटा निकालना पड़ेगा, और उसके बाद सबका एवरेज भी निकालना पड़ेगा। यही सवाल होता है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होता। ये जैसे क्वेश्चन पूछ देगा जून में जितना बर्थडे हुआ था और अगस्त में जितना बर्थडे हुआ था उनका अनुपात बता दो। तो जून में कितना बर्थडे था, 10 था, और अगस्त में कितना बर्थडे था, 1 था। तो यहाँ पर इनका हमने रेशियो बता दिया 10:1। इसी प्रकार के क्वेश्चन जनाब बनेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे? ठीक है, तो ये हो गया आपको तीसरा वाला जो डीआई हो गया, यहाँ से पाई चार्ट। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पाई चार्ट हो गए और बाकी जितने भी डीआई हो गए उनके बारे में थोड़े थोड़े जानकारी प्राप्त करेंगे, और फिर उसके बाद हर पर्टिकुलर डीआई को बड़े प्यार से हम लोग समझेंगे। अभी आज के क्लास में मैंने आपको डीआई पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने एक डीआई का इंट्रोडक्शन दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीआई होता क्या है, डीआई कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे डीआई के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, जो उसके बेसिक्स पार्ट हो गए वो मैंने बताया है। अगली क्लास में मैं आपको ये पूरा बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि टेबुलर डीआई को हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है आज की क्लास जो है वो एकदम मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, पूरा समझ में आया होगा, आनंद लिया होगा आप लोगों ने पूरे क्लास का।
बताइए कमेंट बॉक्स में एक बार। मज़ा आया? कहा था ना, जब डीआई पढ़ाऊंगा तो सुकून से पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, थोड़ा वक्त दो। अभी तो बहुत है, पूरे पूरे 5 शीट आप लोगों को देने वाला हूं मैं, ठीक है? कई महीने काम हुए मेरे भाई, कई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाए इसके पीछे। मेहनत जो है वो अलग है, पैसे जो लगे वो अलग लगे, समय जो लगा वो अलग लगा, लेकिन हाँ, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा होगा कि आप वाकई में 200 में 200 लेकर आओगे मेंस में। चलिए, उमेश कहते हैं आपका एप्लीकेशन थोड़ा अलग है, कुछ देर तक पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली हो जाएंगे तो पता चल जाएगा। कल कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी, ठीक है? संडे को कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी। जी हाँ, मंडे को सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, विश कर दीजिए। भगवान बहुत भला करें आपका, एकदम पेपर फोड़ के आए आप। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है? मन लगाकर, एकदम शांत रह के। ज़िंदगी में सिर्फ यही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है, और मुझे पता है कि आप एक अच्छा सिलेक्शन लेकर आएंगे, ठीक है? तो जितने लोगों का मंडे को पेपर है, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। बढ़िया से पेपर देना, अच्छे से, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रेशर ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है? आता है तो आंसर आ ही जाएगा, नहीं आता तो क्या दिक्कत है, लेकिन तुक्के नहीं मारेंगे, ठीक है? बढ़िया से पेपर दे के आएंगे, ठीक? चलिए, मेरी अलजेब्रा की शीट काफ़ी एसएससी के लिए, बिल्कुल। कल आप यूट्यूब पर भी यही बात पूछ रहे थे, अभी भी यही। जितना हम आपको कंटेंट दे रहे हैं ना, ना सिर्फ अलजेब्रा बल्कि कोई भी टॉपिक हो ना, उसके लिए मेरी शीट काफ़ी है, ठीक है? चलिए, देखिए कौन सा टॉपिक आएगा, क्या आएगा, वो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले आप इसको पढ़ते चलिए। अगला टॉपिक क्या रहेगा, उसके बाद का टॉपिक क्या रहेगा, इसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है? इसके लिए परेशान नहीं होना है कि आप ये सोचे कि सर अगला टॉपिक ये है, अगला टॉपिक बता दो ये। बच्चे, जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसको मज़े से पढ़ो। मैथ इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं आपके सामने पूरे मैथ को ला के रख दूँ ना, आप बोलोगे सर इसके अलावा तो कुछ और पढ़ना ही नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग मैथ है। तो जितना हमने कराया है ना, चाहे मैं कोई भी वीडियो मेरी, बस आप आराम से, तसल्ली से, सुकून से पढ़ो अपने माइंड से। एक एक वीडियो जब आप मेरी देखोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा सर, ठीक है? चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। काट दो।